जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करता हूँ। वास्तु विद्या के इस पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और अभी जो अपना बेसिक कोर्स है, फाउंडेशन कहते हैं अपन उसको, उसके अंतर्गत हो सकता है ये आज पूरा हो जाए। आज ना हुआ तो ये कल एक पोर्शन उसका पूरा हो जाएगा। और इस फर्स्ट पोर्शन में, पहले खंड में, अपन स्थपति लक्षण देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन तो पहले देख लिया, अब जो है वो स्थपति लक्षण देख रहे हैं कि एक वास्तुशास्त्र में एक्सपर्ट पर्सन को, कुशल व्यक्ति को किन किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए उसको देख रहे हैं। ये जो विषय अभी अपन ने लिया, स्थपति लक्षण, ये जो विषय जो अभी अपन ने लिया स्थपति लक्षण, वो इसलिए लिया है कि वास्तु में जब अपन देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, पदविन्यास करते हैं, ग्रिड करते हैं, मर्म देखते हैं, द्वार देखते हैं, कलर देखते हैं, लेकिन ये बहुत सारे जो विषय हैं ये उस समय छूट जाते हैं, उस समय लेने में नहीं आते। जैसे चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो कर्मकांड हो, चाहे वो जैसे कल अपन ने देखा मातृका विज्ञान हो, उसी प्रकार कंसल्टेंसी में अपने को जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो निपुणता चाहिए, उसके लिए ये जो शास्त्र अपन यहाँ देख रहे हैं उसका ज्ञान अपने को बहुत अधिक सहायक सिद्ध होता है। उस श्रृंखला में, उस क्रम में आज अपन जो है सबसे पहले सामुद्रिक शास्त्र देख रहे हैं। सामुद्रिक शास्त्र, अभिजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो सामुद्रिक शास्त्र को देख रहे हैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, थोड़ी देर पहले आपका आवाज एको हो रहा था, अभी वो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो वो रेज हैंड अपने हटा लेते आप, वो जो हाथ ऊपर उठा हुआ है वो उसको, हाँ, तो वो क्या है कि हमको कंफर्म हो जाता है कि समस्या का समाधान हो गया। तो ये जो सामुद्रिक शास्त्र है, कई जगह इसको ज्योतिष का अंग मानते हैं, ज्योतिष शास्त्र का। जैसे जो शकुन शास्त्र है वो भी ज्योतिष विद्या के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, अध्ययन कराया जाता है। इवन काफी समय पहले तक, और अभी भी कई संस्कृत यूनिवर्सिटीज में ये जो वास्तुशास्त्र है ये ज्योतिष के अंतर्गत ही पढ़ाते हैं। इसकी स्टडी जो है वो ज्योतिष के अंतर्गत ही कराते हैं, लेकिन स्वतंत्र विधा है। ठीक इसी प्रकार शकुन शास्त्र एक स्वतंत्र विधा है। किन्हीं किन्हीं संप्रदाय में कई बार वो मुहूर्त से अधिक महत्व निमित्त या शकुन को दे देते हैं या देते हैं। इसका बड़ा प्रभाव है। और ये शकुन जो है वो देश काल परिस्थिति संप्रदाय उसके अनुसार ये बदल भी सकते हैं। आज जो अपन शुरुआत कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, वो सामुद्रिक शास्त्र से कर रहे हैं। सामुद्रिक शास्त्र, इसका वो ओशिनोग्राफी से संबंध नहीं है, समुद्र से संबंध नहीं है। ये है समुद्रा। मुद्रा यानी आपकी भाव भंगिमा, पोस्चर, उठना बैठना, चलना। पहले के समय में, बहुत बहुत पहले के समय में जब विवाह आदि करते थे ना, लड़का लड़की देखने गए, कुछ करने गए हैं, तो वो उस समय वो कन्या से, जो राज परिवार होते हैं, कुछ परिवार होते हैं, उसमें जब वो कन्या को देखने जाएंगे तो वो गाना गाने को भी कहेंगे, चलने को भी कहेंगे, कोई फल जैसे आम इत्यादि उसको खाने को कहेंगे, एंड सो ऑन। बाद में धीरे 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 जब से ये पाश्चात्य
विद्या का प्रकोप कहते हैं हम तो, वो बढ़ा तो कहा कि भाई कोई हम पशु लेने थोड़ी जा रहे हैं। तो इसलिए अभी हम खंडन मंडन नहीं करते, पर उससे व्यक्ति के गुण प्रकट होते हैं। जैसे कोई आम का वृक्ष है, झाड़ है, और अभी उसमें आम का फल नहीं लगा, तो भी वृक्ष देख के ये मालूम होता है कि इस पे जब फल लगेगा तो वो आम का लगेगा। और जो कुशल व्यक्ति हैं, अपने फील्ड में निष्णात हैं, एक्सपर्ट हैं, वो ये भी बता सकते हैं कि ऐसा हम सोचते हैं पत्ते देखकर कि ये जो वृक्ष है, ये हापुस का है, ये तोतापरी का है, ये लंगड़ा का है, ये केसर का है, आम की जो वैरायटी है। हो सकता है जैसा हम अपने सैद्धांतिक रूप से सोचते हैं कि वो आम के वृक्ष में भी पत्ते का रंग देखो या उसका आकार देखो, उसके अनुसार उसकी प्रजाति जान सकते हैं। वृक्ष पे फल अभी नहीं लगा है। ठीक इसी तरह व्यक्ति को देखकर बहुत सारी बातें हम जान सकते हैं। इसकी जो विद्या है, इस विद्या को कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र। समुद्रा, मुद्रा यानी पोस्चर, मुद्रा यानी पोस्चर, जैसी भाव भंगिमा। इसका उपयोग एक तो कंसल्टेंसी में काम में आएगा, व्यक्ति को देखकर, उसकी आकृति देखकर। दूसरा, जब मंदिर निर्माण करते हैं तो प्रतिमा निर्माण में कार्य में उपयोग में ये आता है कि प्रतिमाओं का अनुपात होता है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी जो प्रतिमा बनाते हैं, तीर्थंकर की प्रतिमा जब बनाते हैं, बुद्ध की प्रतिमा जब बनाते हैं, तो ये जो वितस्ती कहते हैं इसको, वितस्ती, बालिश, स्पान भी कह सकते हो, इससे वो 10 टाइम्स, 10 गुना, और यदि 12 तालमान की प्रतिमा है तो 12 गुना, 12 टाइम्स वो पूरी हाइट रहती है। रामचंद्र भगवान की भी जब आरती करते हैं तो अजान बाहु ऐसा शब्द आता है कि उनके जो हाथ हैं वो घुटने तक हैं, घुटने तक हैं, इतनी उनके हाथ लंबे हैं। इसी प्रकार पंच महापुरुष के लक्षण बताते हैं शास्त्र में। स्त्रियों के लक्षण भी शास्त्र में प्राप्त होते हैं। ये सब देखकर, मान लो कोई जातक है, क्लाइंट है, वो अपने पास आया और अपन ने देखा कि ये जो है ये महापुरुषों के लक्षण से युक्त है। इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके शरीर के जो लक्षण हैं, शरीर के लक्षण यानी उसका जो हाइट का रेशो है, उसका जो चलना फिरना इत्यादि है, शरीर का जो बनावट है, उसी को सामुद्रिक है। उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये महापुरुष है। आज इसको कष्ट है, ये महादशा बदलेगी, समय बदलेगी, ज्योतिष का समय बदलेगा और इसका अच्छा समय आएगा, अपन उसको आश्वस्त कर सकते हैं। तो बहुत सारा, और इसमें ये भी देखेंगे, इसमें ये भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति आया है प्रश्न पूछने, जातक, और वो लेफ्ट हैंड साइड में बैठा है, फ्रंट में बैठा है, राइट में बैठा है, मान लो पूरी जगह खाली है, तो उसका आसन उसने कहाँ लिया, वो प्रश्न पूछते समय उसका हाथ कहाँ पर है, ठुड्डी पर है, भुजा पर है, पेट पर है, उसके आधार पर भी निर्धारित किया जाता है कि इसका प्रश्न क्या है, किस विषय से संबंधित है और उसका संभावित उत्तर क्या है। अभी उसको सरल करने के लिए, विषय को सरल करने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? क्या उदाहरण देते हैं? जैसे हम वर्षों से पढ़ा रहे हैं, लगभग 25-27 साल हो गए, और हमारे पास जो विद्यार्थी आते हैं, जो 25 वर्ष पूर्व का है, वो भी मिलने जुलने, उठने बैठने आते हैं। कई बार ये हम उदाहरण वर्कशॉप में भी देते हैं, क्लास में भी देते हैं। अभी तो पूरा पोस्चर शायद उसमें ना दिखे, लेकिन फिर भी पहले वो व्यक्ति ऐसा झुका हुआ है, विनम्र है। फिर मान लो वो हमारे पास साल भर तक आता है, 2 साल तक आता है, तो 2-3 महीने बाद उसका पोस्चर चेंज हो जाता है। फिर वो कॉन्फिडेंस उसका दिखने लगता है,
फिर वो उसके शरीर का मुद्रा, भाव, भंगिमा, वो कितना कितना ज्ञान उसको होता गया है और कब वो पूर्ण हो गया है, वो दिखता है। ऐसे स्पष्ट ना हो तो अपने जो बच्चे हैं स्कूल में गए, कॉलेज में गए, प्रसन्न आते हैं तो भी हमको पता चलता है उनकी भाव भंगिमा से, मुद्रा से। कुछ नाराज है, गुस्से में है तो भी पता चलता है। और यदि अपन सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, तो फोन पर भी केवल हम उसकी वॉइस से, आवाज से भी ज्ञात कर सकते हैं कि उसको कोई कष्ट है या नहीं है। तो ये जो पूरी यूनिट है, ये शरीर से संबंधित है, शरीर के अनुपात से संबंधित है और डिफरेंट पोस्चर से संबंधित है। जैसे एक आभंग मुद्रा होती है, अन्य मुद्राएं होती है। ऐसे समझें कि जैसे कोई कहे, जैसे हम कई बार कहते हैं कि हम पर क्रोध करो, लेकिन मुद्रा जो है वो प्रसन्नता की होना चाहिए। हंसते हुए क्रोध करो, बहुत मुश्किल है। तो इस टेक्निक का उपयोग अपन वाइस वर्सा कर सकते हैं कि अपनी मुद्रा यदि अच्छी अपन बनाएंगे आर्टिफिशियली, तो भी अंदर मन का जो भाव है, विचार है, वो परिवर्तित होता है। तो इसका उपयोग रेमेडीज में भी यूज कर सकते हैं और व्यक्ति की समस्या को जानने समझने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर किसी का प्रश्न होगा तो इनवाइट करेंगे और नहीं तो आगे चलेंगे। और इससे जो रिलेटेड टेक्स्ट हैं उसमें एक पूरा ग्रंथ है, उसका नाम है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र चौखंबा पब्लिशर से पब्लिश हुआ है। उसके अलावा प्रतिमा विज्ञान के जो ग्रंथ हैं, चाहे मानसार हो, मयमत हो, उसमें प्रतिमा यानी रेशों का और मुद्राओं का वर्णन मिलता है। और जो नृत्य आदि, पताका आदि जो 64 मुद्राएं होती हैं, उनको जानते हों, भरतनाट्यम या अन्य कोई नृत्य की मुद्रा जानते हों, तो उसमें उसकी गहराई मिल जाती है। और बृहद संहिता में भी सामुद्रिक का वर्णन अपने को मिलता है। प्रश्नों का स्वागत है। किसी का हो तो ठीक है, नहीं तो अभी प्रतिमा विज्ञान इसी से रिलेटेड है, उसी को लेंगे। 5 सेकंड वेट कर लेते हैं प्रश्न का। बोलें रूपल जी। जय गुरुदेव गुरु जी। जय गुरुदेव। गुरु जी, ये जो मुद्रा को लेकर भी ये विज्ञान चलता है ना कि इस मुद्रा में कुछ ध्यान करो या कुछ को जप करो, ये सब सामुद्रिक के साथ ही होता है कि वो बिल्कुल अलग से होता है? बिल्कुल, यही सामुद्रिक शास्त्र की मुद्रा है जी। जी स्वागत। और कोई प्रश्न? जितनी वो मुद्राएं होती है, हाथ की हो, चाहे ज्ञान मुद्रा हो, चाहे ध्यान मुद्रा हो, वो सारी मुद्राएं, चाहे अभय मुद्रा हो, चाहे वरद मुद्रा हो, ये वास्तु पुरुष के शरीर पर स्थित जो 45 देवता हैं, इनका जो प्रतिमा विज्ञान है, जो मानसार ग्रंथ के, मयमत ग्रंथ के 7वें अध्याय में दिया है, उसमें देवताओं की मुद्रा भी दी है। तो वो अभय मुद्रा भी है, वरद मुद्रा भी है, और ये मुद्रा उन देवताओं के गुणों को प्रकट करती है। हम थ्योरेटिकली ये दृढ़ विश्वास रखते हैं कि इस पे जब शोध किया जाए, ऐसा हमारा अपना सोचना है, मानना है कि ये अभय मुद्रा का यदि व्यक्ति अभ्यास करेगा, बैठा रहेगा अभय मुद्रा में, तो हमारा अपना मानना है कि भय दूर होगा, भय दूर होगा। और वरद मुद्रा में बैठेगा तो वरदान की जो इच्छा है उसकी पूर्ति होगी, ऐसा हम थ्योरेटिकली मानते हैं। अभी उतना रिसर्च वगैरह नहीं किया है। और कोई प्रश्न हो तो स्वागत है, आगे चलते हैं। अगला अपन लेने वाले हैं प्रतिमा विज्ञान। पानी गर्म कर दिया, ठंडा हो गया, गर्म कर। अगला जो विषय लगभग 1 या 2 टॉपिक और है, और ये बेसिक का ये फर्स्ट वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। ये प्रतिमा विज्ञान यानी आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी वास्तु का इंटीग्रल पार्ट है, उसका अविभाज्य अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। और जब आप इन्हीं मुद्राओं को और प्रतिमा विज्ञान को देखोगे, तो जैसे मयमत ग्रंथ देखोगे तो भगवान शिव के 16 रूप मयमत ग्रंथ में मिलेंगे।
भगवान विष्णु की 24 मूर्ति अग्नि पुराण के 48वें अध्याय में प्राप्त होगी, चतुर्विंशति। और जब इसका गहराई से अध्ययन करेंगे तो वो धीरे 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 प्रतिमा के भी और मुद्रा के भी वो रहस्य प्रकट होने लगेंगे। कैसे कि वो जो भगवान विष्णु है उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। एक हाथ में शंख है, 4 हाथ हैं, चतुर्भुज है। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर भी उसमें गदा है, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पद्म है अर्थात कमल है, निर्लिप्तता को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो है अलग अलग हाथ में है। और इनकी सीक्वेंस, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझते हैं, और इनकी सीक्वेंस बदलने से वो देवता का नाम बदल जाता है। इसका जो 48वां अध्याय है उसमें भगवान की मूर्तियों का वर्णन, 24 रूप का वर्णन अपने को मिलता है। इसी में यह बताया है कि घरों में जो है वो एक बालिश की प्रतिमा रखना है। प्रतिमा तांबे की, चांदी की, सोने की, रत्न की हो सकती है और ये शुभ है। और विषम आकार की जो प्रतिमा है, विषम अंगुल की जो प्रतिमा है राधा, उसको शुभ बताया है। चाहे वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, एक बालिश तक की प्रतिमा बनाई है। इसमें जो विषम यानी ऑड अंगुला की प्रतिमा है उसको शुभ बताया है, और इवन अंगुल की जो प्रतिमा है उसको अशुभ बताया है। ह्यूमन बीइंग के लिए जितने भी कार्य करेंगे उसमें अपन ऑड को प्रीफर करते हैं। इसी प्रतिमा से रिलेटेड चैप्टर्स में हमको कोटिंग का वर्णन मिलता है, और इसमें ऐसे ऐसे पदार्थों का डिस्क्रिप्शन मिलता है कि उसका यदि लेप दीवारों पर, प्रतिमा पर लगा दिया जाए तो वो 1 करोड़ वर्ष तक खराब नहीं होती है। और जितने ये पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, उनको जब भी सुरक्षित करना होगा, सनलाइट से सुरक्षित रखना हो या सीपेज से बचाना हो, तो ये वज्र लेप कहा है उसको, वज्र लेप। वज्र यानी हीरा। तो ये जो लेप है, कोटिंग है, ये हीरे के समान कठोर होती है। तो ऐसे उसको कैसे बनाना उसका डिस्क्रिप्शन है, उस लेप को कैसे लगाना उसका डिस्क्रिप्शन है, और बहुत सारा स्कोप इसमें धन की दृष्टि से भी यहाँ अपने को मिलता है। और ये बनाने की विधि ये बृहत संहिता ग्रंथ के 57 नामक जो चैप्टर है, 57 जो चैप्टर है उसके श्लोक में मिलती है, 1 से 3 तक अलग अलग विधि मिलती है। उसी तरह जब सम्रांगण सूत्रधार को स्टडी करते हैं तो जो भी ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर्स बनाए हैं उसको कैसे उस पर कोटिंग करना, उसको वाटरप्रूफ बनाना, ब्रश कैसा होना, कलर्स कौन से यूज करना। जैसे उधर अजंता वगैरह की जो गुफाएं हैं, अजंता में जो गुफाएं हैं उसमें जो पेंटिंग्स हैं तो 2000 साल बाद भी उनमें रंग एज इट इज है। तो उसमें जो कलर्स का प्रयोग किया है, उन कलर्स को कैसे बनाते हैं ये विधि का वर्णन वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में, ये मेटेलिक कलर लिखा है यहाँ पर, वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में मिलता है। और जब उस लेवल पे अपन को कार्य करना हो तो उसमें ये सहायक होते हैं। ऐसे ही इसकी जो रेफरेंस बुक है, जो वर्णन मिलता है, उसमें सम्रांगण सूत्रधार है, उसमें बृहत संहिता है, उसमें महिमत में भी वज्रलेप का डिस्क्रिप्शन है। सम्रांगण सूत्रधार में ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर्स को कैसे सुरक्षित करना, कैसे कोटिंग करना उसका डिस्क्रिप्शन है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्रतिमा कैसे बनाना, किस अनुपात में बनाना, ये सारा डिस्क्रिप्शन प्राप्त होता है। इसी तरह जो राजा नग्नजित हुए हैं उनका चित्र लक्षण नामक जो एक टेक्स्ट उन्होंने लिखा है, ग्रंथ लिखा है, उसमें प्रतिमाओं का वर्णन, चित्रों का वर्णन, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर्स का वर्णन अपने को प्राप्त होता है। तो घरों में भी कैसी कैसी पेंटिंग्स लगाना और उनके क्या इफेक्ट होते हैं, ये सारा डिस्क्रिप्शन प्रतिमा विज्ञान के अंतर्गत आता है। प्रश्न का स्वागत है। रिकॉर्डिंग भी इसके बाद ब्रेक करके
फिर ये शायद 1 या 2 चैप्टर्स इसके बचे हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ललित जी। गुरु जी जय गुरुदेव। जो घर में जो हमारा मंदिर होता है, जो हमारे घर में जो मंदिर होता है उसकी जो मूर्ति होनी चाहिए वो 1 अंगुल तक होनी चाहिए ना। नहीं, एक बालिश हमने कहा, एक बिलास बालिश। हाँ, एक गिलास। हाँ हाँ। हम्म। और वो क्या जो हमारे घर का ओनर है उनके 1 गिलास तक होनी चाहिए। हाँ, ऐसा जो जो मेटल वगैरह की है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आरती जी। सर एक गिलास मीन ये दिखा रहे हैं ना, बालिश इस्पान। और सर जैसे पहले इसके बारे में ध्यान नहीं था तो हमारे घर में जो मंदिर में मूर्ति है वो 3 फुट की है, तो अगर वो हो तो क्या करना चाहिए रेमेडी? नहीं, पूरा सवाल फिर से रिपीट करें, हमको कहीं से वॉल्यूम बढ़ाना, अभी नया लैपटॉप यूज कर रहे हैं। 1 मिनट वॉल्यूम देखते हैं कहीं से बढ़ता हो, तभी नहीं बढ़ेगा। बोलें फिर से एक बार। सर जैसे अब पहले इस बारे में ज्ञान नहीं था ना, तो हमारे घर में जो मंदिर है उसकी मूर्ति 3 फुट की है, तो अभी वो बड़ी है तो उसके लिए फिर कोई रेमेडी करनी किस चाहिए किस क्या? किस मेटल की है, किस धातु की सर है? ब्रास से राधा कृष्ण जी की है। हाँ, तो उसको स्थिर है कि चलने वाली है? स्थिर है सर। हाँ, घरों में स्थिर प्रतिमा जनरली अवॉइड करते हैं। घरों के अंदर चल मूर्ति रखना चाहिए। उसके बारे में कर्मकांड के ब्राह्मण से राय लेके कार्य करना चाहिए, अभी हटाना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये वर्षों पुरानी जो प्रतिमा है उनको एकदम से नहीं हटाते। अभिजीत जी। सर हाँ, चल मूर्ति मीन चल मूर्ति मतलब जिसको हिला डुला सकते हैं। जैसे ये जो है ना, ये चलने वाली, दिखाओ कोई समय। ये जैसे ये कोई चीज है जिसको आप, ये जैसे पेंसिल है, तो इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख सकते हैं। जिसको फिक्स करते हैं उसको अचल बोलते हैं। ऐसा। हाँ, अभिजीत जी। जी अंगुल का मतलब, हाँ? अंगुल का मतलब। अंगुल यानी ये मिडिल फिंगर का मिडिल स्पान, अप्रोक्सीमेटली 1 इंच, 1 इंच के बराबर होता है। रूपल जी। अ, ये जो गृह जिनालय बनाने का कॉन्सेप्ट है ना, तो कहीं कहीं पे वैसे बताया जाता है कि घरों में सिर्फ पंचधातु की प्रतिमा जी होनी चाहिए, कहीं कहीं पे पाषाण की प्रतिमा जी भी करते हैं, और 11 इंच 9 इंच ऐसा कुछ प्रमाण चलता है सर, इसमें क्या करना, कैसे इसको समझा ये जाए? बताया ना, ये विषम अंगुलियों ही बताया, 1 इंच, 3 इंच, 5 इंच, 7 इंच, 9 इंच, 11 इंच, बस। 11 तक जा सकते हैं। हाँ, 11 तक जा सकता है। और पाषाण की प्रतिमा जी पाषाण की प्रतिमा रख सकते, कोई दिक्कत रख नहीं। हाँ, लेकिन स्थिर नहीं रखना है, फिक्स नहीं करना है। ठीक। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, और लगभग एक वास्तु पूजा और उसके बाद शायद अध्यात्म विद्या, ये 2 चैप्टर हैं। एक यहाँ पे छोटा सा ब्रेक रिकॉर्डिंग के लिए लेके फिर आगे चलते हैं।